नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज की इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स। वैसे पॉइंट्स को इस सेशन में हम कवर करेंगे, इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे, जो कि आपको एग्जामिनेशन में आपको काफी परेशान करता है। आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट पीसीएस का, तो आपको बहुत से वैसे क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है एक जरा के क्वेश्चन देख करके। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद उन कंफ्यूजन को काफी हद तक आप कम कर पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी वन बाय वन मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। आप सबने पढ़ा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में पारित हुआ था, लेकिन वहीं आपसे अगर पूछ लिया जाए वन संरक्षण अधिनियम तो ये है 1980, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए भारतीय वन अधिनियम तो ये 1927। तो देखिए, तीनों सिमिलर आपको देखने में लग रहे हैं, लेकिन यही आपको कंफ्यूज करता है। वन संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 और वन अधिनियम 1927। इसी को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वन्य जीव और वन अधिनियम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको 1972 को आपको कन्वर्ट कर देना है, 919 है तो इसमें क्या है 72 के जगह पे आपको 27 कर देना है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं रिलेट करके। अब देखिए, उत्तरी ध्रुव को क्या कहा जाता है? आर्कटिक कहा जाता है, ठीक है। आर्कटिक किसको कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है। अंटार्कटिक की अगर बात करें तो ये दक्षिणी ध्रुव को कहा जाता है, ठीक है। दोनों चीज को याद रखिएगा, ये कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे बच्चे। राष्ट्रीय युवा दिवस, हम सबको पता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और हम क्यों मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस के तौर पे हम सब मनाते हैं, यूथ डे, है ना। अब देखिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात आती है तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। डेट सेम है 12, लेकिन मंथ जो होगा वो होगा अगस्त। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस के तौर पे। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए आज का होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस, देखिए हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो ये आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। दोनों आप देख लीजिए ध्यान से, हिंदी दिवस 14 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी। अब देखिए, दो वर्ड सिमिलर आपको देखने में लगते हैं। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी, इसके जनक हैं हैकेल, और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र, इसके जनक जो है एजी टेंसलेर। तो दोनों आप देख लीजिए ध्यान से। राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 मई को, ठीक है। और ये सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस के तौर पे मनाया जाता है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये 8 मार्च। बहुत लोगों को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में 8 मार्च, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लिया जाता है और दोनों ऑप्शन रहते हैं तो लोग 8 मार्च ही टिक करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के तौर पे हम सब मनाते हैं। और आपको पता है कि हमारे देश के सबसे पहले जो कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो थे वो थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के तौर पे मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये 11 अक्टूबर। तो मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है सभी, जो कि आपको काफी परेशान करते हैं पेपर में। तो आप यहां ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, पिट्सबर्ग जो है अमेरिका का औद्योगिक केंद्र है। पिट्सबर्ग अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए तो अमेरिका का औद्योगिक केंद्र है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए सेंट पीटर्सबर्ग तो ये आपका रूस का औद्योगिक केंद्र है। दोनों के ध्यान से देखिए, पिट्सबर्ग सिर्फ पूछा जाए तो ये आप अमेरिका का औद्योगिक केंद्र है, और सेंट पीटर्सबर्ग पूछा जाए तो ये रूस का औद्योगिक केंद्र है। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। देखिए, ये 3 चीज जो है ना आपको अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं आपके।
भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को। मैनचेस्टर क्या होता है, अगर आपसे देखिए मैनचेस्टर यहाँ वर्ड जो आया है, मैनचेस्टर जो है ब्रिटेन का जो सूती वस्त्र केंद्र था उसको हम सब कहते हैं। और ये तीनों जगह जो है अहमदाबाद, कानपुर और कोयम्बटूर, एक कपड़ा के लिए फेमस है, तो इसीलिए हम सब इसे उत्तर भारत का, दक्षिण भारत का और भारत का मैनचेस्टर के तौर पे जानते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा की मोती मस्जिद, ठीक है, आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, याद रखिएगा। आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हम सब। अब देखिए दिल्ली का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद हम लोगों ने देखा शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन दिल्ली का जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, और ये कहाँ पे है, लाल किले के अंदर है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। और आगरे का जो लाल किला है इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, दोनों चीज को आप देख लीजिए। ताजमहल का ब्लूप्रिंट या पूर्ववर्ती, ये जो है हुमायूं का किला जो दिल्ली में है उस पर आधारित है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ताजमहल की फुहर नकाशी कह ले, या दूसरा ताजमहल, या दक्षिण भारत का ताजमहल जो कहा जाता है वो बीबी का मकबरा को कहा जाता है, जो कि राबिया उद-दौरानी का मकबरा है। ठीक है, इसको हम सब फुहर नकाशी भी कहते हैं ताजमहल का, या फिर दूसरा ताजमहल के तौर पे भी हम सब जानते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत का ताजमहल कौन सा है तो बीबी का मकबरा ही होगा सही जवाब। ताजमहल का वास्तुकार कौन था, उस्ताद ईसा खां था। ताजमहल का राजगीर कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। दोनों चीज को याद रखना है आपको। अब देखिए जो मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स और पॉइंट्स हैं यहां से आता है। सिंधु नदी, सिंधु नदी जो है हम सब जानते हैं ये दोनों पाक और इंडिया में डिवाइड है। ठीक है, दोनों जगह बहती है। ठीक है, लेकिन सिंध नदी जो है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहती है, यानी इंडिया में बहने वाली नदी है। सिंधु भारत और पाकिस्तान में बहने वाली नदी है, सिंध नदी जो है उत्तर प्रदेश में बहती है। प्राचीन काल में 9 रत्न जो होते थे वह गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य टू के दरबारी थे। याद रखिएगा, ठीक है, प्राचीन काल में 9 रत्न गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य टू के दरबारी हुआ करते थे। और मुगल काल में जो 9 रत्न थे वह अकबर के दरबारी थे। दोनों याद रखिएगा। प्राचीन काल की बात की जाए तो गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबारी थे उनको हम 9 रत्न के तौर पे जानते थे, और मुगल काल की जब बात होती है तो वो अकबर के दरबारी जो थे उनको 9 रत्न के तौर पे जाना जाता था। है ना, बहुत कंफ्यूजिंग यहाँ पे, तो आपको यहाँ से सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज जो है कृष्णदेव राय के दरबार में जो तेलुगु भाषा के कवि थे उनको कहा जाता था। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है। देखिए तीनों, देखिए आपको एक जैसा लग रहा है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा का कवि, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में, और अष्टाध्यायी पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ। तो ये सभी जो है मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, जो कि आपको काफी हेल्प करेंगी हर प्रतियोगी परीक्षाओं में। कुतुब मीनार का निर्माण जो है शुरू किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसका पूरा जो करवाया था वो किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके याद में बनाया गया है तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है जिसके सम्मान में बनाया या जिसके सम्मान में इसका निर्माण हुआ वो सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी के सम्मान में बनवाया गया। ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती हैं। जुड़वा बहनें, जुड़वा बहनें ट्विन सिस्टर्स, कोची और एर्नाकुलम, यानी केरल में जो एर्नाकुलम है इसको कहा जाता है। कोची और एर्नाकुलम दोनों कहाँ पे है, केरल में ही है। इन दोनों को ट्विन सिस्टर यानी जुड़वा बहनें कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है जुड़वा नगर तो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है। तो ये है हैदराबाद और सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना में है। दोनों देखिए है ना सिमिलर, यहीं पे हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहा जाता है तो जमशेदपुर को कहा जाता है, जो कि झारखंड में है, लोहे का नगरी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए हम लोगों ने देखा था पीटर्सबर्ग के बारे में, यूएसए का लौह इस्पात उत्पादन केंद्र जो उसको हम कहते हैं। भारत का सिराज जौनपुर यूपी को कहा जाता है। सिराज क्या, देखिए सिराज हम लोग देखा कि भारत का सिराज, सिराज क्या है, सिराज जो ईरान का एक शहर था जो मध्यकाल में अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था, उस तरह से जौनपुर जो है वो है। ठीक है, भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है, चाणक्य को।
तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए ये सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ बहुत सारे वैसे हम कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सभी पॉइंट्स को आप देखिए। मैकियावेली क्या है? इटली का राजनीतिक विशेषज्ञ था और उसने द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की थी। द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? मैकियावेली ने की थी और इटली का राजनीतिक विशेषज्ञ था। और आपको पता ही चाणक्य नीति है ना, तो भारत का किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है, मैकियावेली, ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन कौन था भाई? फ्रांस का शासक था। इसकी तुलना किससे की गई है? समुद्रगुप्त से। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और शेक्सपियर कौन था? आपको पता है, ब्रिटेन का लेखक था, है ना। तो ध्यान से आप देखिएगा, बहुत बारीकी से मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके वीडियो हैं आपके हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं से। भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और बांग्लादेश का पिता, राष्ट्रपिता के तौर पर जो जाना जाता है, वो शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है, ठीक है। ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है दोनों, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो आपको याद रखना। शेरे मसूर टीपू सुल्तान को जाना जाता था। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता था। और शेरे काश्मीर शेख अब्दुल्ला को कहा जाता था, ठीक है। इन तीनों चीजों को आप ध्यान से देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। शहीद आजम की बात करें तो भगत सिंह को, ठीक है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद आजम भगत सिंह। देश बंधु, देखिए देश बंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। इसी को आप याद रखेंगे। और यहां पे है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता था। दोनों चीज को याद रखना, देश बंधु चित्तरंजन दास और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। देश रत्न के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता था। और भारत का मिसाइल मैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनको मिसाइल मैन के तौर पे हम सब जानते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने देखा मिसाइल मैन, लेकिन मिसाइल वुमेन की अगर हम बात करें तो टेसी थॉमस को कहा जाता है। भारत की मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस को कहा जाता है। पाकिस्तान का मिसाइल मैन अब्दुल कादिर खान को कहा जाता है। ये तो रही बात मिसाइल मैन की। तीनों चीजों को आप यहाँ पे याद रखिएगा। भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत की मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस, और पाकिस्तान का मिसाइल मैन अब्दुल कादिर खान। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे भाई? मोरारजी देसाई 1977 में। और पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये दोनों चीजों को याद रखिएगा। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे 1977 में, लेकिन पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी, मतलब पूरी तरीके से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो बने थे, जो कि एनडीए कहलाता है, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे 1996 में। किसी राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने थे? ईएमएस नंबूद्रिपात, जो कि केरल के बने थे 1957 में। यूपी के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला राज्य जहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ये लगाया गया था पंजाब में, जिसको हम पम्सू के नाम से जानते हैं, 1951 में। यूपी में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 1968 में। देखिए आपको पता है यूपी हमारे देश का पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ पे पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था 1968 में लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? तो है 17.49%, तकरीबन मान के चलिए 18%। यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत है? 16.5%, यानी कि तकरीबन 17%। दोनों चीज़ों को आप यहाँ पे समझ रहे हैं। हमारे देश का जो जनसंख्या है पूरे विश्व का जनसंख्या का 18% लगभग है। पूरी अगर देखा जाए तो 17.49% है, और पूरे देश में हमारा जो जनसंख्या उसका 17% के आसपास जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। और यूपी का क्षेत्रफल भारत का कितने प्रतिशत है? 7.33%। इसी को ध्यान रखिएगा कि भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व का क्षेत्रफल का मात्र 2.5% के आसपास है, और पूरे भारत का क्षेत्रफल जो है उसमें यूपी का जो योगदान है, यानी यूपी का जो क्षेत्रफल है वो है 7.33%।
राष्ट्रगान की गायन अवधि कितनी है? 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। संक्षिप्त में राष्ट्रगान की गायन अवधि कितना है? 20 सेकेंड। ये दोनों आपको याद रखना है। राष्ट्रगान जो है इसकी जो अवधि है वो 52 सेकेंड मैक्सिमम है, और संक्षिप्त में अगर करना है जो कि पहले और अंतिम जो पंक्ति है उसको गाया जाता है तो इसमें आपको 20 सेकेंड के अंदर गाना होता है। ठीक है। राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि कितना है? 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत याद है आपको, है ना, वंदे मातरम, जो कि आपको 65 सेकेंड में गाना होता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंदो घोष है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से क्यों दिया गया, जो कि ये मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों चीजों को। यहाँ पे लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंदो घोष हैं, डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक शिवानंद हैं, और डिवाइन कॉमेडी के लेखक जो हैं दांते हैं। तो तीनों एक जैसा है ना, सिमिलर। तो यहाँ से हम सब कंफ्यूज होते हैं ना। अगर ऑप्शंस में रहेगा तो हम टिक कर देंगे फट से। लाइफ डिवाइन देखा, अरे यार डिवाइन की बात हो रही है, यहाँ पर अरविंदो घोष हो जाएगा। डिवाइन लाइफ की बात हुई, अरे शिवानंद। तो ये चीजें हमको यहाँ से यही चीजें क्लियर करनी है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था, दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। इसका निर्माण कब हुआ था? 1921 में, यानी कि 10 वर्ष बाद। इसको आप याद रखिएगा। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण 1911 में हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1921 में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की जो घोषणा हुई थी, कब हुई थी? 1911 में। लेकिन नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। घोषणा हुई थी 1911 में, बना कब? 1912 में। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की राजा तक्ष ने किया था, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने। और ये कहाँ पे है? वर्तमान में आपका बिहार में। यहाँ पे आपको सही कर लीजिएगा, ये यहाँ पे राजस्थान बाई मिस्टेक यहाँ पे प्रिंट है, ये आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था, और ये बिहार में भागलपुर आपका एक जिला है, वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमपुरी बौद्ध विहार की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। कहां पे है? बिहार में। अब देखिए यहां पे दो चीजों को आपको बहुत ध्यान से देखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया या लाया गया, जो ये 1878 में लाया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया गया 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड लिटन और रिपन दोनों आप याद रखिएगा, लिटन ने लाया, रिपन ने हटाया। ठीक है। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई थी, शुरू हुई थी। ठीक है। अब देखिए भारत में 10 की जनगणना, यानी कि हमारे देश में जो जनगणना होता है 10 वर्षों के अंतराल पे होता है, तो इसकी जो शुरुआत है लॉर्ड रिपन ने किया था 1881 में। देखिए जनगणना की शुरुआत तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ 1872 में, लेकिन 10 वर्षों में एक बार जनगणना की जो शुरुआत है ये लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में किया गया। भारत में अब तक कुल जनगणना कितनी बार हुई है? 15 बार। भारत में अब तक 10 की जनगणना कितनी बार हुई है? 14 बार। ठीक है, एक बार तो लॉर्ड मेयो ने ले आया, लेकिन उसके बाद 81 में जो आया उसके बाद 10 वर्षों के अंतराल पे होने लगा, जो कि अभी 14 बार हुआ है। ठीक है, क्लियर। चलिए, स्वतंत्र भारत में जनगणना कितनी बार हुआ है? 7 बार। जब हमारी जनगणना की बात आती है तो तीनों चीजों को याद रखना है यहाँ पे कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत हुई 1872 में, 10 वर्षों की जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने 1881 में किया। भारत में कुल जनगणना 15 बार हुई है। 10 की जनगणना की बात करें 14 बार, और स्वतंत्र भारत में जनगणना की अगर बात करते हैं तो 7 बार हुआ 1947 के बाद। ठीक है। पृथ्वी की घूर्णन गति जो होती है वह कितना होता है? 27.8 किलोमीटर पर मिनट, या अगर आपको आवर में पूछा जाए तो होता है 1670 किलोमीटर पर आवर। अगर मिनट में पूछा जाए तो तकरीबन 28 किलोमीटर, और अगर आपको घंटा में पूछा जाए तो पर घंटे के हिसाब से तो 1670 घंटा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी की परिक्रमण गति, ये जो तकरीबन होता है 30 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और अगर प्रति घंटे की दर से अगर हम देखते हैं तो 1,07,000 किलोमीटर पर घंटा होता है। भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या जो है वो 15 है,
और यूपी में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या जो है 9 है। ठीक है। भारत का पहला विश्वविद्यालय जो था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, जो कि 1861 में स्थापित किया गया था। यूपी का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि 1887 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड, जो कि 1960 में स्थापित हुआ था। ठीक है। भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है इम्फाल मणिपुर में स्थापित हुआ था 1989 में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे भाई? WC बनर्जी, आप सबको पता है 1885 में। लेकिन कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयबजी, कब? 1887 में। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष और अंग्रेज शासक जो बना था, अंग्रेज अध्यक्ष जो बना था, जॉर्ज यूल ने बना था, और एक कब बना था? 1888 में। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। तो ये कांग्रेस रिलेटेड है, तो आपको मैं फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट करवा दूंगा। चलिए पहले और देख लेते हैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ जो है। कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में बने थे। कांग्रेस के सबसे लंबे अवधि तक अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे कम आयु के अध्यक्ष और सबसे अधिक समय तक। कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे अधिक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, 3 बार। यहाँ ए पॉइंट देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था, और ये 1757 बना था। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, 1757 में पहला गवर्नर जो बना था बंगाल का वो रॉबर्ट क्लाइव बना था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल की अगर हम बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग बना था, कब? 1773 में। ठीक है। और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था, देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग 1773 में। और भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था लॉर्ड विलियम वेंटिक बना था 1833 में। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम वेंटिक। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था? सी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल की बात आएगी तो सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई 14वां। ठीक है, ये था उस समय शासक। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी लंदन में स्थापना कब हुई थी? 1599 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में आगमन हुआ वो कब हुआ? 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त करने की घोषणा कब हुई? 1873 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से वापस कब गई? 1874 में। ठीक है, और भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली 1498 में आए थे। ठीक है, भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली, जो कि 1498 में भारत आए थे। आगे देखिए, भारत में सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे, जो कि अंतिम इनका शासक कहाँ पे हुआ करता? शासन गोवा में। धोवन सोडा या वाशिंग सोडा कहते हैं इसको, हम क्या किस तौर पे जानते हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O के तौर पे हम इसे जानते हैं। ठीक है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा NaHCO3 के तौर पे हम इसे जानते हैं। दोनों चीजों को याद रखिएगा, धोवन सोडा Na2CO3 और खाने का सोडा जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं NaHCO3। सिल्वर को Ag से हम डिनोट करते हैं, क्विक सिल्वर को Hg से करते हैं। कली चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO होता है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH2 होता है। वाटर गैस CO+H2। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस CO+N2। ठीक है, अम्लों का राजा हम किसको कहते हैं? H2SO4 को। ठीक है, H2SO4 को हम अम्लों का राजा कहते हैं। और अम्ल राज की बात करें तो ये होता है HNO3 सांद्र और 3HCl। ये दोनों को जब मिलता है तो ये बनता है अम्ल राज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं जो कि आपको जानना है। मंत्री परिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, जिसको काबीना मंत्री भी कहा जाता है, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन मंत्रिमंडल जो होता है इसमें केवल कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वही शामिल होते हैं, बाकी मंत्री परिषद में होते हैं। ठीक है,
मंत्रिपरिषद में तीनों आएंगे, 3 तरीके होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की बात हो तो इसमें कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वह होते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। और भारत की राष्ट्रीय आय का पहली बार जो आकलन हुआ था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1876 में किया गया था। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय की पहली आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1876 में किया गया था। अब देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का पहली बार वैज्ञानिक विधि से आकलन जो हुआ वो BKRV राव के द्वारा 1931 में किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई के द्वारा 1966 में करवाया गया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 2005 में। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है और पंचगनी महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है। दोनों ध्यान दीजिएगा, पंचमढ़ी पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन, पंचगनी पूछा जाए तो महाराष्ट्र का हिल स्टेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है आपका गांधी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है, तो मीराबेन को कहा जाता है, जिनको मैंडले स्लैड जो है इन्हें। ठीक है, ये अंग्रेज थे, है ना। गांधी का मानस पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, आप सबको पता है ना। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांग जो है इसकी संख्या जो है 6 है। वेदांत की संख्या यानी उपनिषद की संख्या 108। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था? 1923 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। जर्मनी का विभाजन कब हुआ? 1949 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं सभी। दूसरा गांधी या गांधी का उत्तराधिकारी किसको माना जाता है? आचार्य विनोबा भावे को। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग यूएसए के जो थे उनको कहा जाता है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के तौर पे अब खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। अब देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं ये कौन है? मेघनाथ देसाई। दोनों चीज़ याद रखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक भी जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के भी लेखक एक और हैं, मेघनाथ देसाई। ठीक है, भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा है? रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? सीता पटाभी रमैया जी ने। किसने? सीता पटाभी रमैया जी ने कांग्रेस का इतिहास लिखा है। महात्मा गांधी की जीवनी लुई फिशर ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी फ्रैंक मोरिस ने लिखा है। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी हयूटोई ने लिखा है। ये जीवनी से रिलेटेड जो है आपको याद रखना है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। बिस्मार्क का मतलब क्या है? बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर था जिसने जर्मनी का एकीकरण किया, और इसी वजह से भारत का बिस्मार्क जो है सरदार पटेल को कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, और सरदार पता है आपको, सरदार जो है पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदौली की महिलाओं ने दिया था। मोबाइल सेवा की शुरुआत करने वाला देश कौन है? फिनलैंड है। और कब हुआ था? 1991 में। भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। ठीक है, 4 साल बाद पहली जो हुई देश में फिनलैंड में, उसके बाद 4 साल बाद हमारे देश में इसकी शुरुआत हुई। 3G शुरुआत करने वाला देश कौन सा है भाई? जापान में। कब हुआ था? 2005 में। अभी हम सब 4G यूज कर रहे हैं ना अपने देश में। भारत में 3G की शुरुआत कब हुई? 2008 में। विश्व में 4G सेवा की शुरुआत किसने किया? चीन ने किया। कब किया? 2010 में। और भारत में 4G सेवा की शुरुआत हुई 2014 में। क्लियर? चलिए और कुछ यहाँ पे देख लेते हैं पार्ट 1 के अंतर्गत। अब देखिए, लोकपाल या इसको हम किस नाम से जानते हैं? ओम्बड्समैन। इसका जो शुरुआत है ये करने वाला पहला देश जो है स्वीडन है। 1809 में इसने किया था। ओम्बड्समैन जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले स्वीडन ने किया था 1809 में। भारत में लोकपाल की शुरुआत कब हुई? 2014 में। बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत 1995 में हुआ। ठीक है, लोकायुक्त की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। कब किया था? 1971 में। यूपी में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई? 1975 में, 4 साल बाद। बिशंबर दयाल यूपी के प्रथम लोकायुक्त बने थे 1977 में। ठीक है, 2 साल बाद, स्थापना होने के 2 साल बाद।
प्राचीन काल में ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी वो 776 बीसी में हुआ था। और अगर वही आधुनिक ओलंपिक खेल शुरू किए जाने की बात की जाए तो 1896 में हुई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय खेल की इसकी प्रसिद्धि मिली थी। उत्तरी ध्रुवों पर रात्रि प्रकाश को क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियालिस। और दक्षिण ध्रुव पर रात्रि प्रकाश को क्या कहा जाता है? अरोरा ऑस्ट्रलासिस। ठीक है, अरोरा बोरियालिस जो है उत्तरी ध्रुव पर रात्रि प्रकाश को कहा जाता है, दक्षिण ध्रुव पर रात्रि प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। भारत रत्न विजेता प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 में। भारत रत्न विजेता प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी 1971 में। ठीक है, अब देखिए भारत रत्न विजेता प्रथम विदेशी कौन है भाई? तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में इनको दिया गया था। मरणोपरांत, मरने के बाद भारत रत्न विजेता प्रथम व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, और ये हैं 1966 में इनको दिया गया था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था 1885 में, गोकुल दास तेजपाल महाविद्यालय में। यूपी में कांग्रेस का पहली बार अधिवेशन कब हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था और ये 1888 में आयोजित किया गया था। भारत में कांग्रेस के सबसे अधिक बार अधिवेशन आयोजित जो हुए वो कोलकाता में हुआ, और कितनी बार हुआ? 10 बार। यूपी में कांग्रेस के सबसे अधिक बार अधिवेशन आयोजित जो हुए इलाहाबाद में हुआ 3 बार, लखनऊ में 2 बार। अब देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी आप सबको पता है नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है ना। चलिए और कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं। संभल की जामा मस्जिद कहाँ किसकी है भाई? बाबर की है। जो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो नदी कौन सी है? कांगो नदी है। और जो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो माही नदी है। जो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है वो कांगो नदी, और जो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है माही नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है वो है लिम्पोपो नदी। तो ये तीनों को ना आप जरूर नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं। जो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, जो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, जो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था बंगाल गजेट, जो कि जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा यानी जेम्स ए हिकी के द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। भारत में हिंदी भाषा में छपने वाला पहला समाचार पत्र था उदंड मार्तंड, जो कि जुगल किशोर मिश्र के द्वारा इसको छापा गया था 1826 में। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? फैजी ने किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। सियुकी जो है वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है। फायुकी जो है फायान का यात्रा वृत्तांत है। सियुकी यानी वेनसांग का, फायुकी फायान का यात्रा वृत्तांत है। अब देखिए कुछ और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को यहाँ देखते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ एक आत्मकथा किसकी है? मिल्खा सिंह की है, ये जो एथलीट है, ठीक है, एथलीट थे। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा युवराज सिंह की है, जो कि क्रिकेटर थे, है ना। उड़न सिख किसको कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को। ध्यान से देखना ना किस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है हमारे अंदर। गोरखपुर यूपी में स्थित है, जहां विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, आपको पता है ये चीज। गोरखपुर एक हरियाणा में भी है, जहां पर हाल ही में परमाणु रिएक्टर का शिलान्यास किया गया, आपको पता है। दोनों चीज को याद रखिएगा। गोरखपुर यूपी में अगर पूछा जाए तो जहां पे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, और गोरखपुर एक हरियाणा में है जहां पे परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन हुआ, परमाणु रिएक्टर है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। वेलिंगटन हमारे देश में भी है, जो कि गोवा में पड़ता है, एक कस्बा है। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है? यान मार्टेल है। कौन है? यान मार्टेल है। लाइफ ऑफ पाई फिल्म के निर्देशक कौन है? आंग ली है। दोनों चीजों को याद रखिए। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास की अगर बात करें तो इसके लेखक यान मार्टेल, लाइफ ऑफ पाई फिल्म की बात करें तो ये आंग ली है। पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यूएसए। और पेट्रोलियम का सबसे अधिक भंडारण करने वाला जो देश है वो है वेनेजुएला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क है, जो कि साउथ अफ्रीका में है। और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है अलीपुर कोलकाता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा सभी को, ठीक है। अब देखिए औरंगाबाद जो है बिहार का एक जिला है, जो कि NH2 पे है, ठीक है। और एक औरंगाबाद है महाराष्ट्र का जिला, जहां पे आपको
ताजमहल का फुहर नक्काशी देखने को मिल जाता है ना। होशंगाबाद मध्य प्रदेश का जिला है और होशंगाबाद महाराष्ट्र का भी जिला है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा दोनों जगह। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर है और बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अमरावती महाराष्ट्र का स्थान है जहां पे मौर्यकालीन स्तूप है, लेकिन अमरावती जो है आंध्र प्रदेश का ऐतिहासिक नगर है जिसे सीमांध्र की राजधानी घोषित करने का निर्णय लिया गया, यानी कि हैदराबाद का राजधानी घोषित किया गया। अंग्रेजों के काल में सती प्रथा निषेध अधिनियम कानून जो बना वो लॉर्ड विलियम वेंटी के कार्यकाल में बना। स्वतंत्र भारत में सती प्रथा निषेध कानून जो बना वो कब बना? 1987 में। अंग्रेजों के काल में फैक्ट्री अधिनियम जो बनाया गया वो 1881 में बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स हैं आपके लिए। स्वतंत्र भारत में फैक्ट्री अधिनियम कब बनाया गया? 1948 में। शिमला सम्मेलन आप सबको पता है, शिमला एग्रीमेंट, तो ये अंग्रेजों के काल में 1945 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच शिमला में सम्मेलन आयोजित हुआ था जो कि असफल रहा था, ठीक है। कब हुआ था? 1945 में अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के बीच में आयोजित हुआ था जो कि फेल रहा था। एक शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को, जिसको हम शिमला समझौता के तौर पर जानते हैं, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था, ठीक है। दोनों चीज़ को याद रखिएगा, एक 1945 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, और दूसरा जो शिमला समझौता हुआ था 1972 में वो भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। ईरी अमेरिका के 5 महान झीलों में से एक है और ईरी जो है रेशम की एक प्रजाति भी है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है गद्दी, गद्दी क्या है? हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है, आप लोगों ने पढ़ा है। और गद्दी जो है, गदगद्दी कह ले, है ना, ये हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बकरी की भी प्रजाति है। दोनों चीजों को आप देख रहे हैं। प्रियदर्शी अशोक महान को कहा जाता था, सम्राट अशोक को कहा जाता था। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी को कहा जाता था। दोनों चीजों को आप ध्यान से देखिए। राइन नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है, रोन नदी स्विट्जरलैंड में प्रवाहित होती है और पो नदी जो है इटली में प्रवाहित होती है। तो ये सभी मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स थे जो कि आपको पार्ट 1 के अंतर्गत दिया गया। अभी पार्ट 2 में आपको और इसी तरह से मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि आपको इन वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूजिंग जो है नहीं होना पड़ेगा, कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो आप वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।